So good morning to all of you. Further on thermal engineering, today we are going to take a very important topic. Okay. Relation between CP and CV. Okay. I hope you all might be aware of CP and CV. Basically, CP is heat capacity at constant pressure. Fine. P represents pressure. And CV is heat capacity at constant volume. There are number of questions जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है. आई मीन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, वेदर इट बी गेट, ES, SSC, JEE, ISRO, DRDO, whatever. Okay, there are number of questions from particular this topic, relation between CP and CV. Okay, पहले तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि which is greater. Okay, मतलब we would try to give a proof that CP is greater than CV. ओके, पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने का और इसके एक बेसिक कंसेप्ट को कोशिश करेंगे समझने का. ओके, आई होप यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ फॉर्मूला Q विच इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T. ओके, या आप इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो या MC dt भी लिख सकते हो, व्हाट्सोएवर. तो MC T2 माइनस T1 अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के को लेकर कि वॉट एवर बी द हीट एडेड इज इक्वल टू M इंटू C, वेर M इज द मास. फाइन, C इज द हीट कैपेसिटी. आई होप ये सब आप पहले से पढ़कर आए हो. दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर. ओके, एंड वी हैव T1 इनिशियल टेम्परेचर. आई मीन टू से दीज आर सम प्री रिक्विजिट्स, अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि आपको पता होगा. ओके, वी वुड बी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन इवन PV is equal to M into R into T. The moment I wrote M means R is the characteristic gas constant. Fine, and I hope RU, which is universal gas constant, is related with characteristic gas constant and RU by M is equal to R. ओके, ये सब कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए. ओके, रिपीटेडली आई यूज टू क्लैरिफाई दीज थिंग्स इन मोस्ट ऑफ माई लेक्चर्स. अब उसके पीछे रीज़न है. रीज़न है कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आओगे तो यू वुड फाइंड आई मीन टू से सम डेटा. ओके, आई मीन इनपुट्स ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लेकर बनाना होगा और आप कहीं पर देखोगे कुछ इस तरह का इनपुट्स जहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है. तो वी शुड ऑलवेज हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आई मीन टू से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की बात करोगे देन इट इज़ 287. दिस इज 287 joule per kg Kelvin and this is 8314 joule per kg Kelvin. I am talking about air. If your working substance is air, तो air के केस में ये दो वैल्यूज़ होता है. तो कहाँ किस चीज़ को अप्लाई करना है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा कि आप एग्जैक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हो या फिर लॉजिक कौन सा लगा रहे हो. For that reason, I always used to clarify R and RU. RC is the characteristic gas constant. It is but obvious written as R only. Okay, खैर, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन आप जान रहे हो. फाइन, you have the idea of
RU and RC बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब Cp का मतलब हुआ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv का मतलब हुआ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलो हम लोग दो सेटअप कोशिश करते हैं लेने का। एक ले लेते हैं लॉक्ड पिस्टन और एक नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। लॉजिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि why Cp is greater than Cv. Let this be a locked piston. I hope प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो किए हैं तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि लॉक्ड पिस्टन इज वन एंड द सेम थिंग एज कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, लॉक्ड पिस्टन शब्द ही बता रहा है कि वॉल्यूम को एक्सपैंड नहीं होने देना है। मतलब आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस इज ऑन द अदर साइड। ओके, and similarly let us take a piston cylinder arrangement with a piston like this, which is at a constant pressure P. Let this be P, rather pressure P, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन को लॉक कर देते हैं by some means। ओके, तो अब आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि इफ एयर इज माई वर्किंग फ्यूल, मान लो इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो सब्सटेंस जिस पर हम काम कर रहे हैं वो एयर लिए हैं। अब रीज़न है उसके पीछे, बिकॉज वी वुड बी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। फाइन, तो हम लोग अगर इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं एयर को वर्किंग सब्सटेंस। फाइन, तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ सेटअप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एंड दिस इज अ सेटअप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, नाउ अगर मान लो हम लोग यहाँ कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करते हैं, फाइन, कंटिन्यूअस वी आर सप्लाइंग हीट। दिस इज एनी काइंड ऑफ, you may take any kind of appliance and this is again supplying heat। okay, अब इस हीट, बट ऑब्वियस है वी आर गिविंग एनर्जी। और अभी अगर आप एकदम बेसिक भी लेकर चलते हो कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो मतलब ये हीट कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। फाइन, just take a look, first of all take a look whether it is clear or not till now। okay, लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी पढ़े थे। आई होप ये दोनों सिस्टम क्लोज्ड है। फाइन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड सिस्टम, और क्लोज सिस्टम में वर्क हम लोग पढ़े थे PdV। ओके, rather P V2 minus V1 in case of constant pressure। आप प्रीवियस लेक्चर फॉलो करना। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि P इज कांस्टेंट, क्योंकि एजेंडा ही वही है कि कांस्टेंट प्रेशर में आई मीन इस पूरे कंसेप्ट को समझना। फाइन, और यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है। और लास्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी बात किए थे कि वर्क इन कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0। फाइन, जस्ट टेक अ लुक। ओके, नाउ ये जो एनर्जी हम यहाँ से इसको दे रहे हैं, फाइन, अब ये
इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा होगा, यूटिलाइज किस चीज़ में हो रहा होगा। मतलब अगर हम लोग यूटिलाइजेशन की बात करें, अगर हम लोग एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें और यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करें, फाइन, तो ज़रा आप कोशिश करना समझने का। एक तो बड़ा आसान है कि ये इसकी जो अपनी एनर्जी होगी जिसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, मतलब इसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी होगी। तो लेट अस सपोज दिस U इज़ द इंटरनल एनर्जी। हम लोग बस अभी कोशिश कर रहे हैं लॉजिक को समझने का, फाइन। और उसी तरह से यहाँ पर भी इसकी U कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी होगी, फाइन। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, फाइन। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, कोशिश करो समझने का कि इस केस में ये जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो बस और बस इंटरनल एनर्जी के तरफ जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि वी नो वर्क इज ज़ीरो, फाइन। मतलब कहीं ना कहीं जो भी आपने एनर्जी दिया तो वो पूरी तरह से ये कंज्यूम कर लेगा और वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर जो आपने एनर्जी दिया, फाइन, उसका इस्तेमाल एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी चला जाएगा, इन्हांसमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और दूसरा चल जाएगा इस पिस्टन को लिफ्ट करने में। बट ऑब्वियस है ना, आप प्रेशर को अगर कांस्टेंट रख रहे हो तो यहाँ पर आप हीट एनर्जी इसको सप्लाई करोगे तो ये एक्सपेंशन होगा, ये पिस्टन आगे मूव करेगा, तो उस पिस्टन को मूव करने में भी तो कुछ एनर्जी चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वर्क ट्रांसफ़र में कुछ एनर्जी चला गया और कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला गया, फाइन। फिर से कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, वो पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा। आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यू विल हैव अ वेरी गुड कंसेप्ट ओवर इंटरनल एनर्जी। अब दिक्कत क्या है थर्मोडाइनमिक्स में? थर्मोडाइनमिक्स इतना मिक्स्ड टॉपिक है कि विदाउट CP and CV you won't be able to understand adiabatic process, फाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोग एंड किए थे आइसोथर्मल वर्क डन तक, फाइन। लेकिन इफ यू वांट टू मूव फर्दर फॉर वर्क डन फॉर adiabatic प्रोसेस, इट इज़ वेरी टफ until unless you have the concept of CP and CV, फाइन। अब CP and CV में आप देख पा रहे हो इंटरनल एनर्जी का कहीं ना कहीं रिलेशन है, और इंटरनल एनर्जी बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का ही देन है, फाइन। मतलब इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट का जन्म ही कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बाद ही हुआ था, जिसको हम लोग जूल्स लॉ भी कहते हैं, ओके। तो सब मिक्स्ड है। मतलब जब तक आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नहीं जानोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस ढंग से नहीं समझ पाओगे। एडियाबेटिक प्रोसेस समझने के लिए CP CV समझना ज़रूरी है। इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट अभी आप अपना अकाउंट भरते चलो, फाइन। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज बेस्ड अकाउंट, ओके। तो इसको आप भरते चलो, लेक्चर जैसे जैसे आगे चलता रहेगा थर्मोडाइनमिक्स पे, आई एम 100% श्योर दैट यू ऑल विल हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ओके। जस्ट टेक अ लुक। अब आपके जूल साहब ने ये कहा था एज पर जूल्स लॉ, ये फिर हम लोग इंटरनल एनर्जी को लेकर पढ़ेंगे डिटेल में, कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। just take a look, let me see whether it is on the frame or not, okay fine। खैर, अब आप थोड़ा कोशिश करना समझने का और लॉजिकली सोचना कि CP CV से ज़्यादा क्यों होता है, ओके। हम लोग यहाँ CV की बात किए, हम लोग यहाँ पर CP की बात किए, फाइन। अब सोचो कि हम 100 जूल्स हीट यहाँ पर दिए, दिस इज मेयर वन एग्जाम्पल, 100 जूल्स हीट हम इसको दिए, ये बस एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, फाइन। और ये 100 जूल्स
टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल हो गया, पूरा तरह से इस्तेमाल हो गया। और लेट अस सपोज 100 जूल्स टेम्परेचर को बढ़ाने में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। मान लो, ये बस एक मानना है, अजम्पशन है कि हमने 100 जूल्स हीट एनर्जी दिया और वो 100 जूल्स के वजह से टेम्परेचर का इंक्रीमेंट जो हुआ, इंक्रीज जो हुआ, दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप समझ पा रहे, टेम्परेचर बढ़ता है इंटरनल एनर्जी की वजह से ही। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अभी के लिए बस इतना जान लो, फाइन। हम अगर यहाँ पर भी 100 जूल्स दे दिए, लेट अस सपोज, अब यहाँ का जो 100 जूल्स है वो तो खुद पहले डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज 75 इधर चला गया और 25 इधर चला गया। ये अजम्पशन है, महज अजम्पशन है, फाइन। तो क्या ये 75 जूल्स के वजह से 5 डिग्री राइज हो पाएगा? आई होप आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ 5 डिग्री राइज के लिए तो 100 चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको 5 डिग्री यहाँ पर राइज दिखाना है, हम इंटेंशनली चाहते हैं कि 5 डिग्री राइज हो, ओके, मतलब हमको इस सेक्शन में कहीं ना कहीं 100 तो देना ही होगा। और 100 यहाँ दे रहे हो तो यहाँ पर भी तो कुछ आपका कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये तो 25, अगर पिछला ही एग्जाम्पल को लेकर चलो, मतलब अगर आप 125 जूल्स एनर्जी दोगे तब आपका 5 डिग्री राइज हो पाएगा, फाइन। मतलब सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर में, मतलब अगर सेम राइज इन टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 5 डिग्री राइज चाहिए, तो यहाँ पर आपको महज 100 जूल्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 चला गया, जो भी एनर्जी किया वो आपके टेम्परेचर को बढ़ाने में चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 डिग्री राइज टेम्परेचर चाहते हो तो आपको 100 से काम नहीं बनने वाला है, कुछ वर्क ट्रांसफ़र चला जाएगा। तो जो भी वर्क ट्रांसफ़र चला जाएगा उसको अगर आप ऐड कर देते हो, व्हाटएवर, वो उस मैग्नीट्यूड पर अभी नहीं आना है। आज का तो बस एजेंडा हम लोग को ये समझना है कि CP बड़ा होता है CV से, फाइन, और क्यों बड़ा होता है। तो आई होप नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि बट ऑब्वियस है CP, ये 125 जूल्स है क्या बेसिकली, जो आप हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हो। यहाँ पर ये 100 जूल्स क्या है, ये भी बेसिकली हीट है। और कौन सा हीट है, आई मीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना कहीं CP CV से ज़्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर CP CV से ज़्यादा होगा, हाउ कैन यू जस्टिफाई विथ अ फॉर्मूला? तो ज़रा इसको देख लो आप। हमने कहा कि सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब T2 - T1 सेम है। इस केस में भी हमने कहा 5 डिग्री, इस केस में भी कहा 5 डिग्री। मास दोनों केस में सेम है, फाइन। तो जरा देख लो आप, CP क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है CV से अधिक होगा, ओके। मतलब फॉर दिस केस दिस Q विल बी मोर एंड फॉर दिस केस Q विल बी लेस, मतलब CP विल बी मोर देन CV। CP का डेफिनेशन ही तो यही होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ओके। मतलब अगर हम लोग यूनिट मास में बात करें तो यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर को ही, तो वही तो बेसिकली CP का लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपने ये बड़ी आसानी से देख लिया कि CP इज ग्रेटर देन CV। जस्ट टेक अ लुक, फिर हम लोग आगे प्रूफ पर आएंगे, मैथमेटिकल प्रूफ पर। जस्ट हैव अ लुक। अब देखो, बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा गया था आपके ES में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उसमें एक सॉरी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स वाला, और उसमें सवाल कहा था कि CP इंक्लूड्स ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। आई शुड टेक दैट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी टेक इट हियर। सवाल कहा था CP इंक्लूड्स ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। I hope it is very clear. Fine. Sorry. CV. And CP includes increase in internal energy. Fine. And work transfer. मतलब इस केस में अगर रहेगा तो पिस्टन वर्क आप कह सकते हो, ओके। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। मतलब कहीं ना कहीं CP में दो चीज़ इंक्लूड है, इंटरनल एनर्जी को का बढ़ाना, या मतलब इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, और दूसरा वर्क ट्रांसफ़र।
तो आई होप दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर ट्रू। जस्ट टेक अ लुक। फाइन। अब इसी आधार पर हम लोग बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं सीपी और सीवी का रिलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आई शुड से। In thermodynamics, CP and CV plays a very important role, almost in every numericals. और इन फ्यूचर लेक्चर्स हम लोग देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज mCV T2 minus T1, चेंज इन एंथैल्पी इज mCP T2 minus T1, ओके, फॉर वेरियस प्रोसेसेस। आई मीन हम लोग देखेंगे। ओके, फाइन। तो ये तो हम लोग समझ गए कि CV ओके में एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है। हम लोग ये देख लिए CP में एक्सटर्नल वर्क होता है। फाइन। अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, लेट अस सपोज कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, आप वर्क डन जानते हो, एंड वर्क डन इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट टेक अ लुक, जस्ट गेट अ फ्लैशबैक। ओके, और हम थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनफैक्ट फिर हम कह रहे हैं कि इस पर डेडिकेटेड लेक्चर होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। ओके, इंटरनल एनर्जी पे पूरा एक लेक्चर होगा। इनफैक्ट आप समझ सकते हो ना कि अभी जो हम लोग पढ़े उसी आधार पे समझ लो। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन था नहीं, ओके, तो जो भी हीट आपने दिया वो किस चीज़ में चला गया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो बट ऑब्वियस है कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब mCV T2 माइनस T1 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, खैर कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग देखें जो भी आप हीट दे रहे हो वो दो जगह बट रहा है। एक तो चला जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा जा रहा है वर्क डन। ओके, फाइन। मतलब अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट की बात करें तो क्या हम कहेंगे mCP T2 माइनस T1। फाइन, कुछ नहीं है, आप प्रीवियस एग्जांपल पर आ जाओ। ये था कांस्टेंट वॉल्यूम, ये था कांस्टेंट प्रेशर। आई होप आप अब इससे समझ पाओगे। यहाँ पर हमने इसको लॉक कर रखा था, सॉरी, और ये कुछ इस तरह से पिस्टन था। आपको ध्यान आ रहा होगा अभी हम लोग हीट की बात किए थे, बोले थे यहाँ पर 100 जूल्स दो, ये 100 जूल्स पूरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ 150 जूल्स दो, जिसमें 100 एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, प्लस 50 जूल्स इस वर्क, इस पिस्टन को पीछे मूव कराने में, मतलब वर्क ट्रांसफ़र में चला जाएगा। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। फाइन, मतलब ये 150 बराबर आप 100 प्लस 50 तो लिख सकते हो। ये 100 क्या था, तो ये तो यही था, मतलब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी था, और ये 50 क्या था, ये वर्क डन था। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। फाइन, दैट मीन्स mCP T2 माइनस T1 मे बी रिटन एज, आप समझना इस बात को, mCP T2 माइनस T1 may be written as combination of mCV T2 minus T1, this is the change in internal energy, and work done तो आप पढ़ चुके हो PV2 minus V1 ब्रैकेट पे। जस्ट टेक अ लुक, ये हो गया वो 150 जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिए हैं, ये हो गया वो 100 और ये हो गया वो 50। जस्टिफाइड। नाउ वी नो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन में mR
T1 इज इक्वल टू PV1 एंड PV2 इज इक्वल टू MR T2। बोलोगे सर P1 P2 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के केस में। फाइन, मतलब आई कैन राइट MCP T2 minus T1। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट प्रूफ। MCV T2 minus T1 प्लस PV2 को लिख सकते हैं MR T2 और PV1 को लिख सकते हैं MR T1। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइन, देख पा रहे होंगे आप M से कैंसिल हो गया, कॉमन लेकर काटे हैं, इतना समझ पा रहे हो आप। T2 minus T1 T2 minus T1 T2 minus T1 कैंसिल हो गया, विच गिव्स CP इज इक्वल टू CV प्लस R और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। जस्ट हैव अ लुक। फाइन, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इफ CP माइनस CV दिया रहे तो दिस इज R एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। फाइन, आप देख पा रहे होंगे CP माइनस CV इज इक्वल टू RU बाई M क्रॉस मल्टीप्लाई MCP माइनस MCV इज इक्वल टू RU, और MCP इज बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी। फाइन, M इंटू CP इज मोलर हीट कैपेसिटी, और उसको हम लोग CP M और CV M लिखते हैं, और ये RU होता है। ध्यान रहे CVM इज इक्वल टू मोलर, मतलब एक मोल की बात हो रही है, हीट कैपेसिटी, बट ऑब्वियस एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी V फॉर वॉल्यूम, एंड CPM इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप अब आपको रिलेवेंस समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग बार बार RU और RC का जिक्र करते हैं। फाइन, तो दिस इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ओके, आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग विथ यू ऑल। फाइन, रेशियो ऑफ CP एंड CV which implies CP by CV is considered to be gamma। ये गामा कहलाता है एडियाबेटिक इंडेक्स। आई होप आपको ये भी रिलेवेंस समझ आ रहा होगा कि क्यों हम लोग इसको पहले ले रहे हैं, बाद में हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पे आएंगे। ओके, तो रेशियो ऑफ CP एंड CV इज बेसिकली एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसको गामा से डिनोट किया जाता है। ओके, हम लोग अभी पढ़े CP माइनस CV इज इक्वल टू R। फाइन, तो अगर इस पूरे इक्वेशन को CP माइनस CV इज इक्वल टू R को CV से डिवाइड कर दो, तो CP बाई CV दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, माइनस CV बाई CV इज इक्वल टू R बाई CV। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। CV से CV कैंसिल हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, CV से CV कैंसिल हो गया, मतलब 1 हो गया। ओके, और CP बाई CV का मतलब हो गया गामा, मतलब गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई CV, या गामा इज इक्वल टू R बाई CV प्लस 1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन, रैदर वन मोर रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग आगे यूज करेंगे। आप कुछ नहीं, इसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइन, आप अगर CV को उठाकर यहाँ ले जाते हो, गामा माइनस 1 को यहाँ, तो CV बराबर दिख रहा होगा R बाई गामा माइनस 1। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फाइन, गामा का वैल्यू फॉर एयर 1.40 होता है। ओके, यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ एयर CP इज 1 एंड CV इज 0.72। फॉर एयर लिख लो आप ये चीज़, फॉर एयर CP इज 1 एंड CV इज 0.72, बट ऑब्वियस है किलो जूल kg केल्विन। फाइन, एंड गामा इज 1.4।
जस्ट टेक अ लुक ऑन इट. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मतलब ओवरऑल इन अ नटशेल अगर हम लोग बात करें तो इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क ट्रांसफर, फाइन. सो वॉट एवर एनर्जी इज गिवन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, fine. So for a given rise of temperature, Cv will be always less than Cp. I hope it is very clear. Thank you.